क्या होता है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन जो है वो सेपरेट एंटिटीज़ है। मीन्स बिजनेस अलग चीज़ है एंड बिजनेसमैन जो है वो अलग चीज़ है, वो सेपरेट है अपने बिजनेस से। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑनर्स। जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है वो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। मींस देखेंगे कि बिजनेस के लिए वो आइटम क्या है, एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है या लाइबिलिटी है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑनर्स। मींस ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। अगर ऑनर जो है वो बिज़नेस का क्या होता है, दैट इज़ क्रेडिटर। मींस बिजनेस के लिए ऑनर जो है वो क्रेडिटर होता है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। मींस जितनी कैपिटल उसने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। एंड कैपिटल क्या होती है, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस एंड इनकम फॉर द एंड एसेट फॉर द ऑनर। एंड एसेट किसके लिए होती है, ऑनर के लिए, कैपिटल जो होती है। तो जो भी हम सारी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में मींस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए ये अकाउंटिंग एंट्री कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन जो है आर टू सेपरेट एंटिटीज़। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू एवरी फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज इंक्लूडिंग प्रोप्राइटर फॉर्म्स। ये सभी टाइप्स ऑफ बिजनेस के पे अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज़ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स मीन्स कि जो भी ट्रांजेक्शन्स जिनको हम मनी फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट इसकी टू लिमिटेशंस हैं। टू लिमिटेशंस मीन्स कि जो ट्रांजेक्शन जिनकी वैसे तो हमारे बिजनेस के लिए वो इम्पॉर्टेंट है बट मनी में हम उन्हें उनकी वैल्यू जो है वो मेजर नहीं कर सकते। लाइक हमारे एग्जांपल है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज बिज़नेस में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बिना हमारा बिज़नेस जो है वो चल नहीं पाएगा। लेकिन हम ह्यूमन रिसोर्सेज को मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो ये एक लिमिटेशन है इस प्रिंसिपल की। एंड सेकेंड है कि द वैल्यू ऑफ मनी इज़ कंसिडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू। कि हमने अकाउंटिंग जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि लिमिटेशंस में कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करती है। मींस देखती नहीं कि जो भी प्राइस है, मींस रुपये की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ होती है। तो यही वो मतलब उसकी लिमिटेशन है कि मनी की वैल्यू जो है वो हमेशा स्टैटिक मींस कि एक ही मतलब जो है फिक्स्ड कह सकते हैं कि फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती, वो नहीं देखता। उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड हम वैसे हमने पढ़ा था कि हम किसे कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड जनरली से फॉर 12 मंथ्स मींस 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड हम 1 साल का क्यों लेते हैं, बिकॉज द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स। क्योंकि जो हमारे बिजनेस की लाइफ है हम उसे स्मॉलर पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड कर देते हैं, सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज़ मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ताकि इसकी बिज़नेस की जो परफॉर्मेंस है वो हम रेगुलर बेसिस पर मेजर कर सकें। मींस ये नहीं है कि हम 5-6 सालों के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनाएंगे और इतने सालों बाद हम देखेंगे कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉसेस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी बिज़नेस है उसकी लाइफ हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट्स मींस अकाउंटिंग पीरियड उसे हम कहते हैं, जो एक पार्ट बढ़ता है और एक पार्ट यूजुअली 1 ईयर का होता है। मींस 1 ईयर से कम नहीं हम लेते। 1 साल के बाद हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बनाई जाती हैं और 1 साल के बाद हम देखते हैं कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉसेस में एंड हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है दैट इज़ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग
ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अबाउट एन एंटरप्राइज। जो भी हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है साल के बाद, 1 साल के बाद, वो जो है वो स्टेटमेंट्स हमारे जो बिज़नेस के बारे में ट्रू एंड फेयर व्यू जो है एंड फुल डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन जो है, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने वाली होनी चाहिए। मीन्स कोई भी हमने फैक्ट जो है वो हाइड नहीं करना और मिसलीड भी नहीं करना है। फुल डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे बिजनेस के बारे में है वो फुल डिस्क्लोज करनी है। लाइक रीजंस ऑफ लॉस शुड बी डिस्क्लोज्ड। अगर हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है या फिर हमारे बिजनेस की लो टर्नओवर है तो उसके रीजंस क्या है वो हमें फुली डिस्क्लोज करने चाहिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट 5th प्रिंसिपल है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी क्या होता है? दैट इज़ यूज़फुल एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। कि हमें अपनी अकाउंटिंग जो भी हमने अपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने जो शो की हैं, उनमें जो इन्फॉर्मेशन शो होनी चाहिए वो जो भी पर्सनस, रिलेटेड पर्सनस हैं जिन्हें हम यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं, उनके लिए यूज़फुल एंड रेलिवेंट होनी चाहिए। मीन्स उनके लिए इररेलिवेंट मीन्स नॉन मटीरियल नहीं होनी चाहिए, उनके लिए यूज़फुल होनी चाहिए। ओनली दोज आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड दैट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट और आर रेलिवेंट टू द यूज़र। वही आइटम हमें डिस्क्लोज़ करनी चाहिए जो यूज़र के लिए सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट रखती हैं एंड उसके रिलेटेड है, रेलिवेंट है। जैसे हमारे बिजनेस के जो यूज़र्स होते हैं, ठीक है, यूज़र्स मींस मैनेजमेंट सबसे पहले होती है कि मैनेजमेंट ने क्या लेना होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने रिजल्ट शो किए हैं उनके बेसिस पर फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी होती है, डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो वो उनके लिए भी जो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है हमें वही डिस्क्लोज़ करनी चाहिए। An item may be material for one enterprise but may not be material for another। कहते हैं कि जो एक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक एंटरप्राइज मीन्स एक बिज़नेस के लिए मटेरियल हो सकती है बट दूसरे बिज़नेस के लिए मटेरियल हो ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हर अलग जो भी हमारा बिज़नेस है, हर किसी की अलग जो रिक्वायरमेंट होती है। एक को जो ज़रूरी लगता है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे बिज़नेस के लिए भी ज़रूरी हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग फॉर ₹2,50,000 इज़ मटीरियल फॉर एन एंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर ₹10 लाख। कि जो जिस बिज़नेस की टर्नओवर मीन्स सेल जो है वो 10 लाख है, तो उन्होंने अपनी जो भी बिल्डिंग है उसकी रिपेयर पर 2.5 लाख जो है वो खर्चा किया है। ठीक है, तो वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगी एंड नॉट मटेरियल फॉर टर्नओवर ऑफ ₹15 करोड़। मीन्स जिसकी टर्नओवर 15 करोड़ होगी उसके लिए 2,50,000 इतना मैटर नहीं करेगा जितना 10 लाख टर्नओवर के लिए करेगा। तो ये है कि एक बिज़नेस के लिए जो इन्फॉर्मेशन मटेरियल है, यूज़फुल है, वो ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए भी मटेरियल होगी। तो हमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन जो है शो करनी चाहिए जो यूज़फुल एंड रेलिवेंट फॉर द यूज़र्स हो। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस का प्रिंसिपल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है फॉर द थियरी पर्पसेस। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसी पर बेस्ड हम अपने बहुत सारे प्रैक्टिकल जो हैं वो करते हैं। दैट इज़ ये एक फ्रेज़ पर डिपेंड होता है, मीन्स फ्रेज़ के साथ हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रेज़ क्या है? दैट इज़ डू नॉट एंटिसिपेट ए प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसका मीनिंग क्या है कि हमें कभी भी जो प्रॉफिट है उसको एंटिसिपेट मीन्स फोरकास्ट नहीं करना चाहिए, उसका एस्टिमेट नहीं लगाना चाहिए, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। बट हमें जो भी फ्यूचर में लॉसेस, पॉसिबल लॉसेस है जो आ सकते हैं, उनके लिए पहले से अपने बिज़नेस को तैयार रखना चाहिए। तो हम बिज़नेस को तैयार कैसे रखेंगे कि हम बिज़नेस में बहुत सारे, आपने बिज़नेस में भी शायद अभी तक पढ़ लिया होगा कि हम बिज़नेस में रिज़र्व्स बनाते हैं एंड प्रोविज़न्स भी बनाते हैं। रिज़र्व्स क्यों बनाए जाते हैं? दैट इज़ कि फ्यूचर में अगर हमें लॉस हो तो हमारा बिज़नेस जो है वो इंटरप्ट ना हो, हमारे बिज़नेस का जो ऑर्डिनरी कोर्स है वो इंटरप्ट ना हो, हम बिज़नेस जो है वो चलता ही रहे। तो इसलिए हम रिज़र्व्स बना लेते हैं कि कोई फ्यूचर में लॉस हो गया हमें तो हम उसको जो है वो रिज़र्व्स में से टैकल कर पाएँ।
इट प्रेस्क्राइब्स दैट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड। इसका मीनिंग है कि जो भी एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं उनको अकाउंट मीन्स उनको अपने माइंड में लेना चाहिए। दस एज ए रिजल्ट लाइबिलिटीज़ में बी ओवरस्टेटेड, क्योंकि हम जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं अगर उनको पहले ही अकाउंट कर लेंगे, पहले ही कंसिडर कर लेंगे, तो हमारी लाइबिलिटीज़ जो है वो ओवरस्टेट शो होंगी। ओवरस्टेट मीन्स वधा चढ़ा के, जैसे हम कहते हैं ना कि ओवरस्टेट शो कर दी, ऐसे होता है। एंड एज ए रिज़ल्ट इसके रिज़ल्ट के फिर इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि अगर लाइबिलिटीज़ हमने ओवरस्टेट शो की तो इट हैज़ ए ड्रॉबैक एज इट मे बी यूज टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व, क्योंकि अगर हमने लाइबिलिटीज़ अपनी ओवरस्टेटली शो की है तो हमें जो है वो सीक्रेट रिजर्व जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। एंड दस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉट डिपिक्ट ए फ्यू ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस। एंड इसके कारण जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू अबाउट ए बिजनेस जो है वो नहीं देंगी, क्योंकि हमने अपनी लाइबिलिटीज़ जो है वो ओवरस्टेट करके शो कर दी, एग्जैक्ट नहीं शो की, वधा चढ़ा के शो कर दी, तो हमें जो है वो ट्रू रिज़ल्ट मीन्स क्लियर रिज़ल्ट हमें पता नहीं चलेगा। ये इसकी ड्रॉबैक है इस प्रिंसिपल की। उसके इसलिए जब कभी भी हमें हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी बिज़नेस अगर अप्लाई करो तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि प्रिकॉशंस लेकर अप्लाई करें ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज़ कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट इज़ एन एसेट इज़ रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड द कॉस्ट इज़ बेसिस, कि एसेट हमने जिस प्राइस पर हमने उसे एक्वायर किया है मीन्स ख़रीदा है, जो उसकी परचेज प्राइस है, हम उसी पर अपनी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे एसेट को। बट एसेट रिड्यूस बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन, बट एसेट जो है हमने पहले पढ़ा है कि उसकी डेप्रिसिएशन होती है, मीन्स घिसाई होने के कारण उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, रिड्यूस होता है एसेट। द मार्केट वैल्यू में चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम, बट मार्केट वैल्यू जो है वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो कम होती जाएगी, ठीक है। बट फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस इट कंटिन्यूज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू, बट अकाउंट्स में जब हम एसेट्स को प्रैक्टिकली शो करते हैं तो हम उसकी बुक वैल्यू पर ही शो करते हैं। बुक वैल्यू होती है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी इज़ परचेज फॉर ₹5 लाख, हमने मशीनरी परचेज़ की 5 लाख की, 5 लाख क्या है इसकी कॉस्ट, जिसे हम परचेज प्राइस भी कह सकते हैं। एंड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद मार्केट वैल्यू उस मशीन 5 लाख की होगी 4 लाख, और हम सपोज कर लेते हैं कि ज़्यादा भी हो सकती है कि 7 लाख होगी, क्योंकि हमारी जो मशीनरी थी वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी, हमने उसको प्रॉपरली रिपेयर वगैरह करवाया था, तो इसकी मशीनरी की वैल्यू जो है वो 7 लाख भी हो सकती है, जस्ट इमेजिन। तो फिर क्या होगा कि हमारी जो मशीनरी की वैल्यू है हम 5 लाख ही शो करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कि हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल जो है वो फॉलो किया है। तो क्या है कि हम 5 लाख पर भी शो करेंगे, बट एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू है वो 5 लाख नहीं है, वो कम या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि हम एसेट जितने का हमने परचेज़ किया हम उस पर ही शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रॉफिट और लॉस इज़ टू बी डिटर्मिन्ड पीरियडिकली लाइक आफ्टर 1 ईयर, कि प्रॉफिट या फिर लॉस है हमें वो पीरियडिकली मीन्स जैसे हमने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड कि 1 साल के बाद हमें ये जानना चाहिए कि हमें लॉस या प्रॉफिट क्या हुआ है। एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद रेवेन्यू फॉर दैट पीरियड, जो भी एक्सपेंसेस है वो हम उसी पीरियड के रेवेन्यू के साथ मैच करेंगे। मींस अगर हमने 2018 के एक्सपेंसेस लिए हैं तो हम उसे मैच भी किसके साथ करेंगे, 2018 की रेवेन्यू से। ये नहीं है कि 2018 के हमने एक्सपेंसेस ले लिए और 2020 के लिए 20 की हमने रेवेन्यू ले ली, ऐसा नहीं हो सकता। हम सिर्फ 2018 के एक्सपेंसेस को 2018 की रेवेन्यूज़ के साथ ही मैच कर सकते हैं, ठीक है, सेम पीरियड।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं, जो हमारे ड्यू हो चुके हैं बट हमने पे नहीं किए, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने अगले साल के पहले ही पे कर दिए, मींस अभी ड्यू नहीं हुए थे, हमने एडवांस में पे कर दिए, शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। हम जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम होती है, वो हम सभी अपने माइंड में, मींस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनको लेकर चलते हैं, मींस उनकी अकाउंटिंग भी होती है। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या था कि हम एक पीरियड के एक्सपेंसेस जो उसी सेम पीरियड की रेवेन्यू के साथ मैच करेंगे। उसके बाद है डुअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल आस्पेक्ट मींस, डुअल क्या होता है, दोहरा जिसे हम कहते हैं, टू फोल्ड, जिसके टू फोल्ड होते हैं। मींस हमारे अकाउंटिंग में क्या होता है कि हर एक डेबिट के इक्वल क्रेडिट होता है, मींस डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होता है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वन इज़ डेबिट एंड अदर इज़ क्रेडिट। हर एक ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं उसमें एक आस्पेक्ट डेबिट होता है एंड एक क्रेडिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राहुल स्टार्ट ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल कितनी वो लेकर आया, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो इट हैज़ टू एस्पेक्ट। इस ट्रांजेक्शन के जो हैं, राहुल स्टार्ट्स ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, ये एक बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसमें मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन में कितने एस्पेक्ट हैं, टू एस्पेक्ट क्या कौन कौन से हैं। एक तो कैश है, मींस जो उसने 1 लाख लेकर आया वो कैश में लेकर आया। कैश हमारे बिज़नेस के लिए क्या है, क्योंकि हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बिज़नेस के लिए क्या है, कैश हमारा क्या होता है, एसेट। 1 लाख रुपीज़ कैश बिजनेस का क्या हो गया, एसेट। एंड उसके अगेंस्ट बिजनेस की लाइबिलिटी भी अराइज होगी, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी, ठीक है। तो बिज़नेस के लिए कैश एक तरफ एसेट हो गया एंड कैपिटल जो उसने कैश में लेकर आया वो बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होगी। मींस 1 लाख इक्वल कैपिटल इक्वल्स टू कैश हो गया। कैपिटल भी 1 लाख एंड कैश भी 1 लाख। कैपिटल को हम इक्विटी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो ये था हमारा डुअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल। मींस हर एक ट्रांजेक्शन के 2 आस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा सेम अमाउंट का। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज हमने करना है। रेवेन्यू इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन ए ट्रांजैक्शन हैज़ बीन एंटर्ड। कहते हैं कि रेवेन्यू को हमें उसी टाइम जो रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए जब हमने ट्रांजैक्शन जो है वो हम ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, जिस डेट को हमने ट्रांजैक्शन की है। मींस जब इवेंट जो है वो अकर हो गया है। ये नहीं देखना कि कैश पे हुआ है या नहीं, कैश मिला है या नहीं। कल हमने एक्रूअल अजम्पशन जो पढ़ी थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, AB एंड कंपनी सेल्स गुड्स इन February 2018 फॉर ₹1 लाख। AB एंड कंपनी ने गुड्स सेल की हैं February 2018 में 1 लाख की, ठीक है। एंड रिसीव्स अमाउंट इन अप्रैल 2018 एंड जो 1 लाख अमाउंट थी वो मिली कब, वो अप्रैल में मिली, ठीक है। तो हम ये ट्रांजैक्शन अप्रैल में रिकॉर्ड करेंगे या फेब में रिकॉर्ड करेंगे ये देखेंगे हम। तो हमने कल एक्रूअल अजम्पशन भी पढ़ी थी, तो उसके बेसिस पर और रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के बेसिस पर हम कहेंगे कि हम ट्रांजैक्शन जब हो गई, जब हमने एक्चुअल में गुड्स सेल कर दी, मींस गुड्स कस्टमर्स को चली गई, हमने डिलीवर कर दी, तभी ट्रांजैक्शन जो है वो हो चुकी है। तो ऑब्लिगेशन जो कस्टमर्स की है वो तभी अराइज होगी जब हमने उनको गुड्स एक्चुअली डिलीवर कर दी। वो हमने की थी February 2018 के। तो हम जो ट्रांजैक्शन है वो February 2018 को रिकॉर्ड करेंगे, नॉट ऑन अप्रैल 2018, ओके। उसके बाद लास्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज़ वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, कि जो भी हमारी अकाउंटिंग जो होती है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। मींस उसमें कोई भी पक्षपात जो है वो नहीं होना चाहिए। मेजरमेंट आर बेस्ड ऑन वेरीफाइएबल एविडेंसेस। जो भी मेजरमेंट हमने की है वो वेरीफाइएबल
एविडेंसेस पर बेस्ड होनी चाहिए। मींस जो हमारे बिजनेस के एविडेंस होते हैं कि हमने ट्रांजैक्शन की है उसका एविडेंस होगा, एंड उसी पर बेस्ड जो हम ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी एविडेंस के बिना हम ट्रांजैक्शन जो है अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लाइक कैश मेमो, इनवॉइसेस, सेल्स बिल एटसेट्रा। जैसे हम कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमने की उसके बेसिस हमने जैसे पढ़ा था वाउचर्स होते हैं। वाउचर्स क्या होते हैं? दैट इज एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, कि जो हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो हो चुकी है, चाहे वो कैश पर हुई हो या क्रेडिट पर हुई हो, लेकिन उसका एक एविडेंस होगा, प्रूफ होगा। जैसे कैश मीमो क्या किसका एविडेंस होता है? दैट इज़ ट्रांजैक्शन इज़ मेड ऑन कैश बेसिस। इनवॉइस या सेल बिल किन के लिए होते हैं? दैट इज़ फॉर क्रेडिट, सेल और परचेज, उनके लिए इनवॉइस और सेल बिल होते हैं। तो ये जो है कि हम अपने बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो हम किस पर बेस्ड होगी? वो एविडेंसेस पर बेस्ड होगी। अगर वो एविडेंसेस पर बेस्ड होगी तो हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं, मींस उसे हम जो भी है प्रूव कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि हम उसे प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो इमेजिनरी नहीं है, एक्चुअल में हुई है एंड उसके एविडेंसेस भी हैं, तो उसी बेस पर हमने उनको रिकॉर्ड किया है। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। 11 + 3 14 हो गए। तो आप सब ने ये प्रिंसिपल्स एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लेने हैं, ठीक है। होमवर्क आपका MCQ है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। आपने सभी अपना जो भी है प्रिंसिपल्स पढ़कर अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे जो भी है अपना क्वेश्चन जो अराइज़ कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।